धन्यवाद माननीय संजय मयूख जी, साथ में बड़े भाई आरपी सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को प्रणाम एवं अभिनंदन। बंधुओं, आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पे किस प्रकार से विपक्षी दल जो है समय समय पर भ्रांति फैलाने की कोशिश करती है, झूठे आरोप लगाती है। कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का साथ नहीं दे रही है, तो कोई यह भ्रांति फैलाता है कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मगर वास्तविक कहानी क्या है, आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के समक्ष भारतीय जनता पार्टी रखना चाहेगी। बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है। बंगाल वह राज्य है, बंगाल वह भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सभी कुछ भूल जाओ। अगर एक मूर्ति, एक प्रतिमा गढ़ना है तो वो भारत माता की मूर्ति, भारत मां की प्रतिमा को गढ़ो। वंदे मातरम कहते हुए आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक भारत माता विश्व गुरु न बन जाए। बंगाल वह भूमि है जहां से वंदे मातरम की गूंज उठी थी। बंगाल अध्यात्म, तप, तपस्या और यज्ञ की भूमि है। मगर आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, उसी तप की भूमि पे ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार के शासन को स्थान दिया है, आज का माहौल बंगाल में बंग भंग जैसी स्थिति ही बनाई हुई है। 1905 में आपको याद है, बंग भंग, बंगाल को तोड़ने की जो चेष्टा, कुचेष्टा अंग्रेजों ने की थी, वह कुचेष्टा भी तुष्टीकरण का नतीजा था। अंग्रेज तुष्टीकरण करना चाहते थे और बंगाल को तोड़ना चाहते थे दो भागों में। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी और ये पॉलिटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं होगा अगर मैं जोरदार तरीके से कहूं कि तुष्टीकरण के नींव पर ममता बनर्जी की चेष्टा है कि बंगाल को अलग थलग कर दिया जाए। आज कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इज बंगाल अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया? इज बंगाल अवे फ्रॉम इंडिया? क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? जो भी प्रक्रिया भारतवर्ष में होता है, उन सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर। मैं आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूं और वीडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा दिखाने वाली है जो विभत्स है। आप सभी जानते हैं, पूरे देश के कई राज्यों में सिलसिलेवार तरीके से एसआईआर इसकी प्रक्रिया चल रही है। यह प्रक्रिया 2003 में भी हुई थी, इस पर बहुत चर्चा हुई है, सदन के पटल पर भी चर्चा हो चुकी है। एसआईआर बंगाल में भी हो रहा है। उसे रोकने की कोशिश गैर संवैधानिक तरीके से, केवल गैर संवैधानिक तरीके से नहीं, हिंसा के माध्यम से ममता बनर्जी जिस प्रकार से कर रही है, विगत कुछ दिनों में हमने क्या क्या देखा है, मैं आपके सामने वो विवरण रखूंगा। चुनाव अधिकारी जो बीएलओ कहलाता है, चुनाव अधिकारी तक वहां सुरक्षित नहीं है। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। बीडीओ की ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके ऑफिसर्स के ऊपर, उनके ऑफिसेस के ऊपर इस प्रकार हमला किया जा रहा है मानो वो कोई शत्रु का टेरिटरी हो, एज इफ दे वर एनिमी टेरिटरीज। फरक्का के अंदर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, बीडीओ के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ है। और जब हमला हो रहा था उस समय टीएमसी के विधायक एमएलए मुनीरुल इस्लाम वहां मौजूद थे। मुनीरुल इस्लाम के मौजूदगी में फरक्का में बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम कहा कि यहां राम से पेपर मांगा नहीं जाता, रहीम का पेपर चेक किया जाता है। ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं, यह राम और रहीम की कहानी नहीं, यह रोहिंग्यान की कहानी है।
आप रोहिंग्यान को बचाना चाहते हैं, बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं। आप बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं की संख्या के आधार पर जीतने का प्रयास कर रही है, मगर याद रखिए यह चेतावनी है भारतवर्ष का। भारत को खंडित करके, बंगाल को खंडित करके आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगी और भारत चुप नहीं बैठेगा। और मैं बंगाल से भी कहना चाहता हूं, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। चैन से सोना है तो हम सबको जागना होगा। अगर हिंदुस्तान को एक रखना होगा तो हमें एक होना होगा। एक हैं तो सेफ हैं, अगर एक हैं तब हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। एफआईआर हुआ बीडीओ के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर एमएलए का नाम उस एफआईआर में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मनीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? यह भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज कंडक्टिंग द एसआईआर। यू एज एन एमएलए कैन नॉट से दैट मैं एसआईआर को नहीं मानता। एसआईआर के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। If we are a pillar of democracy as the legislature, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फ्रेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे।
बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया, मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, अभी एक फोन कॉल, उसकी पत्नी, अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं? मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने, सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला, आज के रक्ताक्त तो बांग्ला, भैर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, यह हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है, बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सीएए हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीछी, काका छीछी। ये काका छीछी कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना, माइक लेके यहां से काका छीछी, काका छीछी। एक हिंदू बच जाए तो काका छीछी, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया। तुष्टीकरण की राजनीति चरम पे है, माफिया राज, गुंडा राज चरम पे है, और घुसपैठियों के द्वारा जो क्राइम हो रहा है उसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी एक पल भी पीछे नहीं हट रही है। यह आज का शीर्षक है। यह है टीएमसी। टी फॉर तुष्टीकरण, एम फॉर माफिया एंड गुंडा राज, सी फॉर क्राइम बाय घुसपैठिए। यह है टीएमसी। याद रखिए ममता जी, न तुष्टीकरण रहेगा, ना आपका माफिया राज रहेगा,
और ना हम क्राइम होने देंगे बंगाल में। ये तीनों ही नहीं होगा। इसके साथ मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज आपको, और कुछ हमारे तस्वीर यहां भी चलेंगे वीडियो के माध्यम से। जैसा मैंने कहा, ये जो अशोक दास जी का मैंने आपको चित्र दिखाया, बीएलओ थे जादवपुर के। लाइट कम कर सकते हैं ताकि सबको दिखाया दे जी। ये अशोक दास जी है, मैं उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीएलओ थे जादवपुर के, टीएमसी ने हत्या कर दी इनकी, आत्महत्या करवाई गई इनसे। ये उनका घर है जहां उन्होंने अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। सोचिए उनके छोटे से बच्चे और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी पर क्या गुजर रहा होगा। अगर यही किसी बीजेपी राज्य में हो गया होता तो अभी तक ममता बनर्जी सड़क पे उतर चुकी होती और न जाने हमें क्या क्या कह चुकी होती, मगर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। आप देखिए उसके पश्चात किस प्रकार बीडीओ के ऑफिस में, ये सोमा जी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये सोमा जी की तस्वीर है। ये 24 घंटा जो वहाँ न्यूज़ चैनल है, किस प्रकार से सोमा जी जो वायलेंस को कवर करने गई थी, उनको पीटा गया, घुसपैठियों द्वारा पीटा गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पीटा गया, और आज उनका ये हश्र है, वो हॉस्पिटल में है। और भी तस्वीर सोमा माइती जी की है ये। और इसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये तस्वीर मयूरुल इस्लाम का है, जो फरक्का में जिस समय अटैक हुआ, आप देख सकते हैं। ये मयूरुल इस्लाम, ये फरक्का के एमएलए हैं, और फरक्का के टीएमसी एमएलए जिस समय फरक्का के बीडीओ के ऑफिस पर हमला हुआ, खुद उस समय वे मौजूद थे वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि राम के नाम को काटा नहीं जाता, रहीम के नाम पर पेपर मांगा जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। इसके बाद चकुलिया और फरक्का में जो हिंसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमारे सामने आएगा। आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार ये चकुलिया का है। ये चकुलिया में किस प्रकार से आगजनी की जा रही है बीडीओ के ऑफिस में, आप खुद देख सकते हैं। खुली छूट है, ये तस्वीर है, खुली छूट है चकुलिया में। और बाकी हिंसा का तस्वीर भी मैं अपने साथ लेकर आया हूं, आप ये सब देख सकते हैं। चारों तरफ आगजनी और हिंसा, चारों तरफ, सभी आप लोग भी एक एक लीजिए। चारों तरफ आगजनी और हिंसा, आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए। यह है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं। आज तुष्टीकरण के कारण बंगाल टूट के कगार पर है। बंधुगण, इसके साथ ही दो और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। संक्षेप में उन महत्वपूर्ण विषयों को मैं यहां रखूंगा। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मगर अभी नदारत है। आप याद करिए, कुछ ही समय पहले फूल सिंह बरैया, जो भांडेर से एमएलए है, मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है, ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है। आप देख सकते हैं दोनों को, कई तस्वीरें हैं, मैं सभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी को राहुल गांधी जी के साथ। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मगर लोकतंत्र है, कहना पड़ेगा। रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है।
मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है वो अपने आप में बहुत ही हमारे मन को कचोटने वाला है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की को या अति सुंदर, उन्होंने अति सुंदर भी कहा है, अति सुंदर लड़की को हम देख लेते हैं तो किसी के मन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेप भी हो सकती है। ये एक विधायक है जिनको हम माननीय जी कहते हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। आगे कहते हैं रेप सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का होता है। और उसके बाद जो कहते हैं वो तो बहुत ही खराब है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि हम इसे पुनः मंच से बोल रहे हैं मगर बोलना पड़ेगा क्योंकि उनकी मानसिकता को दिखाना है। वो कहते हैं ये जो खूबसूरत लड़की है ना, सुंदर, अति सुंदर, ये तो आदिवासियों में कौन सी अति सुंदर लड़की होती है? कोई लड़की आदिवासी में, एससी में, ओबीसी में कोई लड़की सुंदर नहीं होती है, मगर फिर भी उनका रेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, 4 महीने का, 8 महीने के बच्ची का। कोई एक आदमी नहीं, 4-5 लोग रेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति का या जनजाति के बच्ची का रेप करें तो कई तीर्थों का लाभ हमें मिल जाता है। ये केवल सनातन को अपमानित करने का प्रयास नहीं है, ये महिला और मानवता को, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं वेट करता हूं, आशा है मुझे, राहुल गांधी जी से तो कोई आशा नहीं है क्योंकि वो नाकाम है, मगर प्रियंका वाड्रा जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं आशा करता हूं शाम तक वो वक्तव्य देंगी। शाम तक वो अपनी माताश्री के पास जाके कहेंगी कि बरैया जी को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। और अंततोगत्वा केजरीवाल तो केजरीवाल हैं ही, वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। दिल्ली से गए, शीश महल से गए तो हवा महल में बैठे हैं पंजाब में। सत्ता की हवा उनको लगती रहनी चाहिए, लग भी रही है, काफिलों में घूम रहे हैं। किसी ने अगर खिलाफ में लिख दिया, पंजाब केसरी ने उनके खिलाफ लिख दिया, आधी रात को पंजाब केसरी के ऊपर आक्रमण, पंजाब केसरी के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर रेड करना, बिजली काट देना। मुझे तो वो कहानी इंदिरा गांधी जी की याद आ गई जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हुआ था। यहां इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर और टाइम्स ऑफ इंडिया की जो दफ्तर है, एक लाइन से सारे दफ्तरों में बिजली काट दी गई थी ताकि वो खबर न छपे अगले दिन। बिल्कुल उसी प्रकार से केजरीवाल जी ने, और केजरीवाल जी के कहने पर भगवंत मान ने, भगवंत मान जी का ये आइडिया नहीं होगा, ये सब करने वाले केजरीवाल हैं। केजरीवाल जी ने जो पंजाब केसरी के साथ किया है, यह लोकतंत्र के विरोध है, विरोध में उठाया गया कदम है। और मुझे लगता है आज सभी पत्रकारों को इस विषय पर एक होकर, आज उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी हो सकती है, इसलिए इसके विरोध भी कड़ा प्रदर्शन करना चाहिए। धन्यवाद बंधुओं, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। विकास चंद्रा। मेरा सवाल है कि
जिस तरीके की कानूनहीनता की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, आपने खुद कहा कि बंग भंग जैसी स्थिति है, तो इस स्थिति में वहां के लोगों को राहत मिले, कानून व्यवस्था बहाल रहे, संवैधानिक स्थिति अपनी जगह पे रहे, केंद्र सरकार को कुछ कठोर कदम उठाना चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति शासन। देखिए, जहां तक कठोर कदम बंगाल में उठाने का सवाल है, ये तो माननीय राज्यपाल जी के रिपोर्ट के ऊपर आधारित होता है। मैं उनके ऑफिस के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या स्थिति है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि बंगाल में जिस प्रकार का लॉलेसनेस देखा जा रहा है, जिस प्रकार की चुनौती कानून को देखा जा रहा है, कानून के खिलाफ देखी जा रही है, कठोर कदम तो उठाने पड़ेंगे, मगर वो कठोर कदम लोकतांत्रिक होंगे, वो कठोर कदम संवैधानिक होंगे, वो कठोर कदम जनता के मन को पूछ करके टटोल करके होंगे। देवेंद्र, देखिए, मैंने कहा कठोर कदम, कोर्ट में जाकर ईडी के रेड को लेकर अच्छे से जेरा करना और वहां पर पर्दाफाश करना, ममता बनर्जी जी का पर्दाफाश करना, और देन शी वुड बी रिप्रिमेंडेड बाय द कोर्ट, यह भी तो कठोर कदम है। और देखिए, याद रखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए, देश अखंड रहे, अक्षुण्ण रहे, घुसपैठिए नहीं आए, हम इसीलिए सत्ता में हैं। हम लाल बत्ती गाड़ी में चलने के लिए, बड़े बड़े बंगलों में रहने के लिए सत्ता में नहीं है, देश के संप्रभुता के लिए है। देश की संप्रभुता के लिए जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी, और लोकतांत्रिक तरीके से करेगी, चुनाव लड़के करेगी। आपने देखा बीएमसी का रिजल्ट कैसा रहा, वो वहां भी तो तोड़ने की कोशिश हो रही थी, वहां भी नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया डिवाइड करने की कोशिश हो रही थी, वहां पर भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मगर लोकतांत्रिक तरीके से वहां भी हमारी जीत हुई। देखिए, एक बात फुल एंड फाइनल आज हो ही जाए, ये रोज रोज वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी राहुल गांधी कहते रहते हैं, उनको जाके कह दीजिएगा कि ये वोट चोरी नहीं, ये काम चोरी है उनकी। जो कामचोर होता है ना और काम नहीं करता है, उसका हश्र यही होता है। वोट चोरी नहीं, कांग्रेस की काम चोरी है, जो आज कांग्रेस का ये हश्र हुआ है। और आगे आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है, नामो निशान कांग्रेस का नहीं रहेगा। एसी बंगलों में बैठ करके ये सोचते हैं केवल सर्दी में व्हाइट टी शर्ट पहन के घूमने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। देखिए हमारे नेताओं को, अभी प्रधानमंत्री बंगाल में हैं, अभी आसाम पहुंच जाएंगे, एक दिन में 5-5 राज्य प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए हमारे अध्यक्ष जी को, देखिए हमारे सारे मंत्रियों को, कौन बैठा है, कोई चैन की सांस ले रहा है? 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। ये सब वेकेशन में चले जाते हैं, वेकेशन से आके वोट चोरी करते रहते हैं। किस पे? शरणार्थियों पे। देखिए, पहली बात तो है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी एंड इन्फिल्ट्रेटर। घुसपैठिए और शरणार्थी में पार्थक्यता है, ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स मत करिए। और जहां तक घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्यान हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक मतुआ समाज के लोग हैं, निर्भीक रहे। हमारे गृह मंत्री जी गए थे अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को
एक सेकंड के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चट्टान की तरह हम उनके पीछे खड़े हैं, वो हमारे भाई हैं।